तो आज की जो आपको कहानी सुनाऊं, ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा ही खूबसूरत देश, एक पीसफुल कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इसी ऑस्ट्रेलिया में करीब 26 साल पहले एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने ऑस्ट्रेलिया को झकझोर कर रख दिया था। इतिहास में ऑस्ट्रेलिया में इससे बड़ा खूनी खेल उससे पहले कभी नहीं खेला गया, उसके बाद कभी नहीं खेला गया। हर ऑस्ट्रेलियन उस वक्त डरा सहमा था इस इंसिडेंट को सुनने के बाद, और उसकी वजह थी ये खौफनाक क्राइम जो हुआ था। लेकिन ये क्राइम शुरू करूं उससे पहले दो चीजें। इसे एक क्राइम ने, हर देश में बहुत सारे क्राइम होते हैं, उसके बाद उससे कुछ वो देश नसीहत लेता, सबक सीखता, बहुत सारी चीजें बदलती हैं। जैसे अपने यहाँ निर्भया केस हुआ तो उस वक्त एक उम्मीद जगी थी कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से सरकार, लोग सड़क पे गुस्सा, हमें लगा बहुत कुछ बदलाव होगा, लोग डरेंगे, रेपिस्ट डरेंगे, फैसले जल्दी जल्दी आएंगे। उस वक्त ये गलतफहमी थी, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं। आज भी हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। रेप के ग्राफ निर्भया के बाद से लगातार बढ़ रहे हैं, कई बार मैंने आपको बताया। कन्विक्शन रेट आज भी हमारे यहाँ 25% है, मतलब 4 अगर रेपिस्ट को पकड़ते हैं तो उसमें से 3 छूट जाता है, 100 पकड़ते हैं तो 75 छूट जाता है। तो कुछ ना कुछ बड़े क्राइम के बाद कुछ ऐसे देश होते हैं जो एक मिसाल पेश करते हैं। ऑस्ट्रेलिया उन्हीं में से है। 26 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, जो उनके इतिहास का सबसे बड़ा खूनी खेल था, उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई सरकार उसी वक्त चौकन्नी हुई और उन्होंने गन कल्चर को लेकर कानून बनाया था, और उसको इतनी सख्ती से उसको लागू किया कि उसके बाद कभी ऐसा कोई दूसरा हादसा हुआ नहीं, और ऑस्ट्रेलिया में अब ऐसे क्राइम होते नहीं है। इस एक इंसिडेंट ने ऑस्ट्रेलिया की पूरी तस्वीर बदल दी थी। ये इंसिडेंट क्या था, ये पूरी कहानी क्या, ये आपके सामने। लेकिन उससे पहले इसी कहानी से जुड़ी हुई एक चीज है, वो आपको बताना जरूरी है। आपको पता है इस दुनिया में हर साल सबसे ज्यादा किस चीज से लोग मरते हैं? अननेचुरल डेथ जो होती है। वैसे तो बीमारी बीमारी बहुत सारी है, उससे ज्यादा सबसे मौत होती है, लेकिन अननेचुरल डेथ जिसमें सुसाइड और मर्डर, सबसे ज्यादा बंदूक से, गोलियां से। एक डेटा है, उस डेटा के हिसाब से वर्ल्ड वाइड हर साल एवरेज 2.5 लाख लोग, 2.5 लाख लोग गन शॉट से मारे जाते हैं, यानी उन्हें गोली मारी जाती है या खुद को गोली मार लेते हैं। 2.5 लाख लोग एक साल में पूरी दुनिया में बंदूक से मरते हैं। और इस बंदूक कल्चर में 2-4 साल पहले तक अमेरिका नंबर 1 पे था, लेकिन अब अमेरिका को पीछे छोड़कर ब्राजील आ गया है नंबर 1 पर। सबसे ज्यादा बंदूक और गोलियों से जो मौत होती है वो ब्राजील में होती है। लास्ट जो फिगर है ब्राजील का, वह 49,346 लोग एक साल में ब्राजील में बंदूक से मरे। नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया है, सॉरी अमेरिका है। अमेरिका में एक साल में 45,222 लोग बंदूक से मरे। तीसरे नंबर पर वेनेजुएला है, जहां 28,515 लोगों की मौत। चौथे नंबर पर मैक्सिको है, 22,116। और 5वें नंबर पर हम हैं, यानी इंडिया। 14,710 लोग एक साल में बंदूक या गोलियों से मरे। यह वर्ल्ड वाइड फिगर है बंदूक से मरने वाले, गोलियों से मरने वाले लोगों की। और ये मैं फिगर क्यों दे रहा हूं, ये इस कहानी के आखिर में आपको बताऊंगा और एक तस्वीर भी दिखाऊंगा कहानी के जरिए, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ये कहानी है 28 अप्रैल 1996 की। 28 अप्रैल 1996 ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है तस्मानिया। उस तस्मानिया में एक जगह है पोर्ट ऑर्थर। पोर्ट ऑर्थर अंग्रेजों के जमाने में, चूंकि ऑस्ट्रेलिया भी एक वक्त में अंग्रेजों का गुलाम था, तो पोर्ट ऑर्थर एक बहुत ही बड़ा सा किला जिसके अंदर एक जेल हुआ करती थी। बाद में ऑस्ट्रेलिया आजाद हुआ और उन्होंने उस जेल को एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया, और वो एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया। आसपास में नदी भी है, खूबसूरत मंजर है। तो पोर्ट ऑर्थर जो कभी अंग्रेजों के जमाने में एक जेल हुआ करता था, बाद में टूरिस्ट स्पॉट, वहां पे कैफे, रेस्टोरेंट सब खुल गए। टूरिस्ट आते थे, जो भी ऑस्ट्रेलिया घूमने आता पूरी दुनिया से, जापान, मलेशिया, यूके, यूएस, तो पोर्ट ऑर्थर जरूर घूमने जाते हैं, उस जगह को देखते, उसकी खूबसूरती को देखते। इसी पोर्ट ऑर्थर की यह कहानी है। इसी तस्मानिया में एक लड़का रहता था जिसका नाम है मार्टिन ब्रांट। मार्टिन ब्रांट एक ठीक ठाक परिवार का लड़का, न बहुत अमीर न बहुत गरीब, लेकिन ये बचपन से ही आम बच्चों से थोड़ा जुदा था, थोड़ा अलग था। लोगों से घुलना मिलना उसे पसंद नहीं था, ज्यादातर तन्हा रहता।
जो पहली उसकी अजीब चीज बचपन में ही नजर आया वो ये कि जब वो जब थोड़ा बड़ा हुआ तो जहां पे उसका घर था उसके घर के इर्द गिर्द जब भी कोई पैरेट यानी तोता उसे दिखाई देता वो गोली से उसे मार देता। उसे अपने घर के इर्द गिर्द तोता पसंद ही नहीं था। पड़ोसी भी उसकी इस हरकत से परेशान थे, लेकिन बचपन में उसने बहुत सारे तोता को मारा। धीरे धीरे बड़ा हुआ। जब वो बड़ा हुआ तो उसके फादर मॉरिस मॉरिस की कहानी ये थी उसके फादर की कि वहीं पे एक शॉप खरीदना चाहते थे, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट। एक छोटा सा ऐसा रेस्टोरेंट होता है जहां पे जैसे लोग एक रात के लिए आकर ठहरते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकल लेते हैं। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी देखी मार्टिन के फादर ने और वो खरीदना चाह रहे थे, लेकिन इत्तेफाक से उनका एक पड़ोसी था, उसने उसे खरीद लिया। उन्हें बड़ा दुख हुआ, ये बात उनको अच्छी भी नहीं लगी। खैर उन्होंने दूसरी प्रॉपर्टी देखी ऐसी एक ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट रेस्टोरेंट का, लेकिन इत्तेफाक से उस पड़ोसी ने उसे भी खरीद लिया। इन्होंने हालांकि उससे कहा कि तुम हमें दे दो, बदले में इन्होंने ऑफर दिया था कि एक और भी जगह पे हम दे देंगे, लेकिन वो नहीं माना। शायद उन्हें नीचा दिखाना चाहता था या इस बिजनेस में आने नहीं देना चाहता था। तो ये बात मॉरिस को बड़ी बुरी लगी। मॉरिस डिप्रेशन में चले गए और ये बात मार्टिन ब्रांड को भी पता था, उसके बेटे को। थोड़ा वक्त बीता। एक रोज इसी इंसिडेंट के बाद जब ये मिला नहीं, रेस्तरां खरीदा नहीं, तो मॉरिस की लाश घर से कुछ दूर पर एक तालाब के किनारे पड़ी मिली। रहस्यमय मौत थी, लेकिन पुलिस ने कहा कि यह सुसाइड। मार्टिन ब्रांड को यह लगा था कि उसके फादर शायद अफसोस में थे, चूंकि बिजनेस शुरू करना चाहते थे, जगह दी नहीं और जानबूझ के नेबर ने नहीं दी ताकि वो तरक्की ना कर सके। उसके बाद ये दिल में घर कर गई। इसी दौरान में मार्टिन ब्रांड की दोस्ती अपने ही पड़ोस में रहने वाली एक लेडी से होती है, और वो लेडी उससे उम्र में काफी बड़ी थी, करीब 20-30 साल बड़ी। और वो लेडी अकेली थी, अच्छी खासी अमीर थी, काफी पैसा था, प्रॉपर्टी थी। तो उसके साथ दोस्ती हुई। हालांकि कहते हैं कि वो दोस्ती से ज्यादा ही बात आगे थी, दोनों करीब थे एक दूसरे के, उम्र का बहुत फासला था। फिर कुछ वक्त के बाद अचानक एक रोज एक कार एक्सीडेंट में जो ये लेडी थी, इसका नाम था हेलेन हार्वे। हेलेन हार्वे और ब्रांड के बीच में दोस्ती थी, दोनों अक्सर कार में घूमा भी करते थे आसपास। एक रोज ऐसे ही कार में जा रहे थे और कार को किसी ट्रक ने टक्कर मार दी। हेलेन हार्वे की मौत हो गई। अस्पताल जाने के बाद अगले 2-3 दिन तक इलाज चला, उसके बाद वो बच नहीं पाई, मौत हो गई। मार्टिन ब्रांड भी जख्मी हुआ, लेकिन इसकी चोट बहुत गहरी नहीं थी, खतरनाक नहीं थी। मरहम पट्टी के बाद वो ठीक हो गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद हेलेन हार्वे की अस्पताल में मौत हो गई। पर हेलेन हार्वे ने मरने से पहले अपनी एक वसीयत की, और उस वसीयत में उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, कैश, मार्टिन ब्रांड के नाम कर दिया। अब एक बहुत अमीर लड़का नहीं, लेकिन अचानक उसकी दोस्त हेलेन हार्वे की मौत होती है और सारी प्रॉपर्टी का मालिक वो बन जाता है, बहुत सारे पैसे आ जाते हैं उसके पास। हालांकि बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि जब भी कार में बैठता था मार्टिन, तो हमेशा स्टीयरिंग को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता था अगर कोई दूसरा भी चला रहा हो। और उनका कहना था कि उस दिन भी ऐसे ही हुआ और उसने स्टीयरिंग पे कब्जा करने की कोशिश की और इसी कोशिश के दौरान कार क्रैश कर गई। खैर पैसे आ गए थे, लेकिन इन दोनों मौत को लेकर पड़ोसी हमेशा सुबगाहट बातें करते थे, खुद मार्टिन के पिता की और मार्टिन की इस दोस्त की, कि इन दोनों की मौत के पीछे कोई ना कोई कहानी है, लेकिन पुलिस को कोई ऐसी चीज मिली नहीं जिससे मार्टिन पर शक हो। बात आई गई हो गई। इधर पैसे, वसीयत, अपनी दोस्त की सारे आए। उसके बाद उसने वर्ल्ड टूर करना शुरू किया, खूब पैसे घुमाए, उड़ाए। उड़ाने के बाद फिर वो वापस आया, लेकिन उसे कुछ वक्त के बाद जब उसने सारी दुनिया घूम ली, सब कुछ देख लिया, 28 साल की अब उसकी उम्र हो गई, उसे दुनिया अब अच्छी नहीं लग रही थी। उसका मोह भंग हो चुका था। उसे लगा उसको जो भी चाहिए था सब कुछ मिल गया, पैसे बेशुमार है। इस दौरान में एक दिन उसने एक वियतनाम वॉर एरा के उस जमाने की एक ऑटोमेटिक राइफल खरीदा, 15 AR-15, और साथ में खरीदा एक LI-A1 सेमी ऑटोमेटिक वेपन। इन दोनों वेपन की खासियत थी, खासतौर पर AR-15 ऑटोमेटिक राइफल की, कि ये 1 मिनट के अंदर कई 100 राउंड फायर कर सकते थे, 1 मिनट के अंदर।
उस वक्त तक ऑस्ट्रेलिया में लाइसेंस के साथ गन खरीदना और ये सारी चीज़ों पे कोई रोक नहीं थी, बड़ा फ्री कंट्री। तो मार्टिन ब्रांड ने भी खरीद लिया, लेकिन उसके मन में अपने पड़ोसियों को लेके वो था कि मेरे फादर को इसने वो ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का रेस्टोरेंट नहीं दिया था, वो सारी चीज़ें, पैसे आए, घूमा, मोह भंग हो गया। अब उसे ये दुनिया अजीब सी लगने लगी। उसे लगा कि यहाँ हर कोई बेकार है और मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं जिसके करीब जाना चाहता हूँ मुझसे दूरी बना लेता है, सब मतलबी है। ये सारी बातें धीरे धीरे उसके दिमाग में बसने लगी, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं चल पाया कि 28 साल का लड़का क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। धीरे धीरे वक्त बीता, तारीख आई 20 अप्रैल 1996 की, ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के सबसे खूनी दिन की। दोपहर करीब 12 बजे मार्टिन ब्रांड अपने घर से निकलता है। इसके बाद करीब 1:10 पर वो पहुंचता है पोर्ट ऑर्थर, उसी टूरिस्ट स्पॉट पे जो अब म्यूजियम में तब्दील हो गया था। वहां वो एंट्री गेट पे पहुंचता है ठीक 1:13 पर, टिकट लेता है, अंदर जाता है। अंदर में एक कैफे था जिसका नाम था ब्रॉड एरो कैफे। कैफे में वो लंच ऑर्डर करता है, खाना खाता है। उसके पास एक बड़ा सा बैग था, बैग को नीचे रखता है। कैफे के अंदर बहुत सारे उस वक्त सैलानी टूरिस्ट थे अलग अलग देशों के। खाना खाने के बाद बाकायदा वो आराम करता है वहीं कुर्सी पे बैठकर। फिर अचानक बैग खोलता है और उस बैग के अंदर से सबसे पहले वो AR-15 राइफल निकालता है। उस वक्त दर्जनों लोग कैफे में बैठकर खाना खा रहे थे। बड़े तसल्ली के साथ वो बैग से राइफल निकालता है और राइफल निकालने के बाद टूरिस्ट की तरफ उसका मुंह करता है और ट्रिगर दबा देता है। मैंने जैसा कहा कि 1 मिनट में सेवरल राउंड फायरिंग होती है उससे। करीब 15 सेकंड तक उसने गोलीबारी की। इस 15 सेकंड में 12 लोग तो वहीं पे मर गए और बाकी बहुत सारे को, किसी को हाथ पे, किसी के पैर में गोली लगी। 15 सेकंड का ये खेल था। 15 सेकंड उसने गोली चलाई और उसके बाद कैफे से बाहर निकला। कैफे से बाहर निकलते वक्त भी वो लगातार फायरिंग कर रहा था, दाएं बाएं, जिधर मन करे उधर। कैफे से बाहर निकला तो सामने एक गिफ्ट शॉप था। टूरिस्ट स्पॉट पे अक्सर ऐसी चीजें मिलती हैं, वहां की निशानियां। अब वो गिफ्ट शॉप में घुसता है। उसके बाद वहां जाकर गोलियां चलाना शुरू करता है। कुछ सेकंड वहां फायरिंग करता है। 8 लोग वहां पे गिर जाते हैं, मर जाते हैं। गिफ्ट शॉप से निकलता है, कार पार्क की तरफ बढ़ता है। वहां पे बहुत सारे लोग कार पार्क कर रहे थे, कुछ लोग कार से उतर रहे थे। उसके बाद वो कार में बैठता है और बैठने से पहले वहां पे भी अंधाधुंध फायरिंग करता है। करीब 7 लोग वहां पे मारे जाते हैं। इसके बाद वो कार में बैठता है, गोली चलाते हुए वहां से निकलता है। तब तक इधर सारे सिक्योरिटी और बाकी गोलीबारी की आवाज सुनकर सब अलर्ट थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा। इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा मंजर देखा नहीं था। 27 लोगों को अब तक वो मार चुका था। इस दौरान में वो कार रोकता है गेट के पास और उस कार के अंदर 2 लोग और थे, उनको वो बंधक बना लेता है और कार में ही लेकर निकल जाता है। फिर आगे एक टूल बूथ था, उस टूल बूथ के पास वो गाड़ी को रोकता है, फिर वहां फायरिंग करता है। 4 लोगों को वहां मारता है। अब इतने सारे गोलीबारी के बाद वो गाड़ी को तेजी से भगाता है वहां से और एक स्केप जगह है वहां से कुछ दूरी पर। सी स्केप के पास एक बोर्डिंग हाउस था, एक लॉज टाइप। वो गाड़ी को सीधे उस बोर्डिंग हाउस में ले जाता है, फिर वहां गोलीबारी करता है और अपने साथ 2 बंधक को अंदर ले जाता है। इस दौरान में इधर पोर्ट ऑर्थर पर इस गोलीबारी और इसकी खबर मिल चुकी थी। पुलिस पहुंचती है, घायलों को आनंद फानन अस्पताल ले जाया जाता है। तब तक मीडिया में खबर आ गई, खबरें, ऑस्ट्रेलिया में हड़कंप मचा हुआ है थोड़ी ही देर में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऐसे किसी इंसिडेंट के लिए कभी तैयार नहीं था, ना कभी ऐसा हुआ था। घायलों को एक एक कर अस्पताल ले जाया गया। अब इधर जो विटनेस था, एक गार्ड था, उसने देखा था, लिविंगस्टन नाम था उसका, वो बताता है। फिर टूल बूथ पे जब फायरिंग होती है तो टूल बूथ के विटनेस बताते हैं। पुलिस उसी रूट पे निकलती है। फिर अचानक जब पुलिस उस
बोर्डिंग हाउस के पास पहुंचती है तो वहां से गोली चलने की आवाज़ आती है। पुलिस को समझ में आती है, गाड़ी वहीं पार्क थी, कि कातिल इसी के अंदर है, यानी कि मार्टिन ब्रांट वहीं है। पुलिस उस बोर्डिंग हाउस को घेर लेती है, अंदर से लगातार मार्टिन उनके ऊपर गोलियां चला रहा है। 28 अप्रैल 1996 के करीब दोपहर 1:45 ये सिलसिला शुरू हुआ था। इसके बाद 18 घंटे तक वहां से निकल के बोर्डिंग हाउस जाने तक गोलियां चलती रहती हैं। बोर्डिंग हाउस के अंदर से मार्टिन गोली चला रहा है, बाहर से पुलिस चारों तरफ से घेर कर। पुलिस को यह भी है कि अंदर बंधक है, उनको ना मार दे। बाकायदा उसको वार्निंग भी दी जाती है कि सरेंडर कर दो, पर वो सरेंडर के जब भी कहा जाता वो अंदर से फायरिंग कर देता। गोलियां चलती रही। आखिरकार अगले दिन सुबह अचानक पुलिस ने देखा कि बोर्डिंग हाउस से धुआं उठ रहा है। मार्टिन ब्रांड ने पूरे बोर्डिंग हाउस में आग लगा दी थी। थोड़ी देर के बाद पुलिस ने देखा एक शख्स जिसके कपड़े में आग की लपटें हैं, शोले हैं, बोर्डिंग हाउस के बाहर दौड़ता हुआ आ रहा है। पुलिस ने फौरन उसे पकड़ा, आग बुझाया। वो मार्टिन ब्रांड था। उसने गेस्ट हाउस के साथ खुद को भी आग लगा ली, लेकिन जब आग लगी उसे तकलीफ हुई तो वो बाहर भागा। अंदर इसके बाद पुलिस जाती है, जो दो बंधक थे उनको भी मार दिया था उसने। कुल मिलाकर अब लाशों की गिनती 35 हो गई थी, 35, और 23 बुरी तरह से इंजर्ड जिन्हें गोली लगी थी। यानी 58 लोग गोलीबारी के शिकार हुए थे। मार्टिन ब्रांड को इसके बाद फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तब तक खबर आ जाती है कि तस्मानिया का एक 28 साल का लड़का है मार्टिन ब्रांड, जिसने ये नरसंहार किया है, मैस्कर। इधर ऑस्ट्रेलिया में इस खबर के बाद एक मातम सा पसर जाता है। इन 35 लोगों में बहुत सारे विदेशी थे। इनमें बच्चे भी थे, औरतें भी थी, बुजुर्ग भी थे, आदमी भी था। और ऑस्ट्रेलिया इस खबर से हिल जाते, क्योंकि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं था। अमेरिका में बाकी जगहों पे स्टूडेंट्स के जरिए गोली चलाने की खबरें आती रहती थी, लेकिन वहां कभी हुआ नहीं था। मार्टिन को हॉस्पिटल से निकालने के बाद अब जेल में रखा जाता है, उससे पूछताछ होती है। पहले तो वो सरासर इनकार करता है कि उसने कोई खून खराबा नहीं किया, लेकिन जज उसे मौका देता है तब भी वो नहीं मानता। लंबा मुकदमा चलता है। इसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाती है। मार्टिन ब्रांड को 35 कत्ल के लिए 35 उम्र कैद की सजा दी जाती है। हर एक कत्ल के लिए एक लाइफ इंप्रिजमेंट, यानी एक उम्र कैद। 35 कत्ल किया था, इसलिए 35 उम्र कैद। इसके अलावा 23 लोगों को उसने इंजर्ड किया। उसने फायर आर्म्स के रूल को तोड़ा। उसने एक हिस्टोरिकल प्लेस को नुकसान पहुंचाया। उसने सरकारी ड्यूटी पे लोग जो मौजूद थे उनको नुकसान पहुंचाया। इन सब के लिए और इस नरसंहार के लिए 35 उम्र कैद के अलावा अदालत ने उसे 1035 साल कैद की और सजा सुनाई। मतलब 35 लाइफ इंप्रिजमेंट प्लस 1035 ईयर कैद। और साथ में जजमेंट में जो पेपर में लिखा वो ये कि 35 उम्र कैद और 1035 साल की कैद, इन दोनों के बीच में कभी भी किसी भी कीमत पर ये पेरोल या बेल का हकदार नहीं होगा। यानी एक बार ये जेल की चारदीवारी के अंदर पहुंच गया तो फिर इसकी लाश ही बाहर आएगी। किसी भी कीमत पर, किसी भी हालात में, किसी भी सिचुएशन में इसे पेरोल नहीं मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया की जेल में, ऑस्ट्रेलिया के इसमें इतिहास में कभी इससे सख्त सजा किसी को नहीं दी गई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सजा को लेकर बड़ा माना जाता है कि थोड़ा लचीलापन रवैया रहा है। लेकिन इस मामले में वहां के लोगों के गुस्से को देखते हुए सरकार, वहां की जुडिशल सिस्टम, वकील, पुलिस, उनका कहना था कि इसमें मैक्सिमम होनी चाहिए और डेथ पेनल्टी वो दे नहीं सकते थे। जो पेपर जेल तक पहुंचा था उसमें क्लियर कट यही था कि जब तक जेल में रहेगा पेरोल नहीं हो सकता। करीब 26 साल हो गए और अब करीब 55 साल का हो चुका होगा मार्टिन ब्रांड। अभी भी वो एडिलेड की एक जेल में बंद है और जब तक जिंदा है वो जेल की चारदीवारी में रहेगा। लेकिन मार्टिन ने कभी नहीं बताया कि उसने ये सारे खून खराबा क्यों किया। उससे कई बार पूछा गया, कुछ इंटरव्यू भी हुए, वहां के गवर्नर भी पहुंचे एक बार उससे बात करने के लिए, लेकिन उसने कभी सही सही नहीं बताया कि उसने ये सब क्यों किया था। ये तो कहानी का एक पहलू।
जब ये इंसिडेंट आया और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में एक नई बहस छिड़ गई। खासतौर पर उस वक्त वहां की जो सरकार ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने कहा कि इस तरह के इंसिडेंट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। और इत्तेफाक से जब ये इंसिडेंट हुआ था, तब उससे पहले एक स्कॉटलैंड के स्कूल में एक बच्चे ने गोली चलाकर 16 लोगों की जान ले ली थी। जो वहां के केस और सारी चीजें हैं, उसमें कहा गया कि इस स्टोरी को टीवी पे देखा और पढ़ा था मार्टिन ब्रांड ने, और कहीं ना कहीं वो इससे एक तरह से इंस्पायर्ड हुआ था इस गोलीबारी को लेकर। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में 16 और 17 में 2 अलग अलग इंसिडेंट में करीब 2 लोगों की मौत हुई थी, जो गोलीबारी हुई थी, और ये मेलबर्न में हुई थी और एक एडिलेड में हुई थी। लेकिन 35 लोगों की शूटआउट में मौत का ये पहला इंसिडेंट था। इसी के बाद ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने बहुत इसके ऊपर सीरियसली सोचा कि इसको कैसे कम किया जाए, और उस वक्त फिर उन्होंने तय किया कि ऑस्ट्रेलिया में गन लॉ को लेकर, यानी कि बंदूक के कानून को लेकर सख्ती उठाने की जरूरत है। 6 महीने के अंदर अंदर पूरा ड्राफ्ट तैयार हुआ और यह तय किया गया कि ऑस्ट्रेलिया में जो भी सेमी ऑटोमेटिक वेपन, राइफल, इन सब के कोई लाइसेंस इशू नहीं किए जाएंगे। जिसको बहुत जरूरत है, जान का खतरा है, उसके लिए एक अलग से क्लॉज होगा। लेकिन आम लोगों को जो आसानी से अब ये पिस्टल, हथियार, ये सारे मिल रहे थे, ये नहीं दिए जाएंगे। और फिर उन्होंने गन टेक पॉलिसी अपनाई, और जब ये पॉलिसी अपनाई कि जिन जिन लोगों को लाइसेंस पे बंदूक दे दिया गया, वो अपने आप या तो वापस करें या फिर उनसे वापस लिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने अपने आप आगे बढ़कर वॉलंटरी सारे गन जिनके पास जो जेन्युइन थे, लाइसेंस थे, सरकार को वापस किए। देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर 7 लाख हथियार, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक वेपन, लोगों ने सरकार को वापस किए। उन सारे हथियारों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। बहुत सारे जो गन मैन्युफैक्चरर थे, बंदूक लॉबी, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सरकार का जबरदस्त विरोध किया और कोशिश की कि यह कानून पास ना हो, क्योंकि ये उनसे बहुत बड़ी कमाई होती थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सरकार और वहां की फैमिली, वहां के बच्चे, इस इंसिडेंट ने उनके दिमाग पे ऐसा असर डाला कि उन्हें लगा कि ये आने वाले किसी भी बच्चे के लिए भी खतरनाक हो सकता है। और वो वैसे भी ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में बहुत ऐसे, बल्कि अमेरिका में इंसिडेंट सुन चुके थे जहां स्कूल, कॉलेज में बच्चे फायरिंग कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम अपने यहाँ ये नहीं होने देना चाहते, और इसीलिए उसके बाद वो ऐसा गन लॉ बना वहां पे, जो आज भी जारी है। और इस 96 के इंसिडेंट के बाद और इस गन कल्चर को रोक कर नया कानून लाने के बाद ऑस्ट्रेलिया में दूसरा कोई ऐसा इंसिडेंट आज तक नहीं हुआ। बल्कि ऑस्ट्रेलिया में जो मौत होती थी गन से लेकर 250% कम हो गया, क्योंकि बंदूक है नहीं, और वहां बंदूक लेना और बंदूक का लाइसेंस सबसे मुश्किल काम है। तो एक इंसिडेंट ने ऑस्ट्रेलिया को एक नए रास्ते पर ले गया, और देखिए उसका फल क्या मिला। क्या आज 26 साल हो गए, ऑस्ट्रेलिया में न ऐसा दूसरा इंसिडेंट हुआ और न फिर इस तरह की चीजें हुई। बराक ओबामा जब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे, अमेरिकी प्रेसिडेंट, तब उन्होंने इस बात को खुलकर कहा था कि हमें ऑस्ट्रेलिया से सीखना चाहिए कि गन कल्चर को कैसे रोकें, कैसे हम लोगों की जिंदगी को बचा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जो 9/11 हुआ था उसमें तो जितने लोग मरे वो कुछ नहीं है जो अमेरिका में हर साल सिर्फ बंदूक से मरते हैं। एक फिगर आपको दिया ही, नंबर अभी 2 पे, उस वक्त अमेरिका नंबर 1 पे था, अभी ब्राजील नंबर 1 पर है। अमेरिका में हर साल 45,000 से ज्यादा लोग बंदूक का शिकार होते हैं। 9/11 में कितनी जान गई थी। तो ये बराक ओबामा ने एग्जाम्पल दिया था कि हमारे लिए खतरा वो टेररिस्ट हमले तो ही हैं, लेकिन ये जो हर हाथ में आसानी से बंदूकें हैं जिनके पास, वो कहीं ज्यादा बड़ा खतरा है। दोस्तों, अगर सच्चे क्राइम की अनकही कहानियां आपको रोमांचित करती हैं, तो अभी डार्क रियलिटी शोज को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि असली जुर्म की अगली सच्चाई आप मिस नहीं करना चाहेंगे।